आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम व्यंजन को आगे पढ़ेंगे। स्वर को हम इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप अपना स्वर को कंप्लीट कीजिएगा, फिर व्यंजन की तरफ आइएगा। तो देखो बच्चों, आप सभी जानते होंगे जो वर्णमाला है हमारी, उसमें व्यंजन जो है वो हमारा क वर्ण से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? हमारा क वर्ण से। और जो मैंने आपको 33 काउंटिंग लिखवाई है वो देखिए, मेनली जो व्यंजन होते हैं वो कहां से कहां तक हैं आपके, क से और है तक। जैसे अभी तक आपको ये कंफ्यूजन था कि जो हमारा स्वर होता है वो अ से लेकर और हाँ, ये विसर्ग वाले वर्ण तक होता है। उसी प्रकार से आपको ये भी लगता होगा कि जो हमारे व्यंजन है वो क से लेकर कहां तक, पूरा गैग ज्ञानी तक या फिर श्र तक होते हैं। लेकिन मेनली आपको जो ऑथेंटिक है वो 33 है। क से लेकर ह तक आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। उसके बाद छ त्र ग्र को अयोग वाह की कैटेगरी में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, आइए जानते हैं इनके बारे में। तो हमने शुरू में देखा कि व्यंजन कहां से शुरू हुआ? हमारा क वर्ण से शुरू हुआ। तो हम पहले क से और म वर्ण तक के व्यंजन को अच्छे से समझेंगे। देखिए, जो क से और म वर्ण तक के व्यंजन है हमारे, उन्हें 5 वर्गों में 5-5 की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग के अंदर भी हमारे 5 वर्ण हैं, चा के अंदर भी, ट के अंदर भी, ता के अंदर ही, उसी प्रकार पा के अंदर। तो इस प्रकार से हम अपने 25 व्यंजन को इस कैटेगरी में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा जो होल सेट है ये आपका कहलाता है स्पर्श व्यंजन। कैसा कहलाता है? स्पर्श व्यंजन। कैसा कहलाता है आपका? स्पर्श व्यंजन। लेकिन ये जो स्पर्श व्यंजन है, इसमें भी हर एक वर्ग को एक अलग नाम से जानते हैं या एक अलग कैटेगरी में वो आता है। तो ये जो कैटेगराइजेशन है आपका, ये इनका सेपरेट कैटेगराइजेशन है कि क वर्ग को कंठव्य की श्रेणी में रखते हैं, चा को तालव्य की में। लेकिन ऐसा क्यों है वो जानते हैं। एक डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों। देखो, जब हम इन वर्णों को प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि देखिए ये वर्ण क्या है, कल हमने समझा कि वर्ण क्या होते हैं। एक ध्वनि होती है जिससे कि भाषा बनती है या भाषा का उच्चारण होता है। ठीक है, तो जब हम इन वर्णों को प्रोनाउंस करते हैं या बोलते हैं, तो जो हवा हमारे मुख से पास होती हुई आती है वो अलग अलग जगह पर ज्यादा या कम प्रेशर लगाती है। उसी के बेस पर ये जो आपके वर्ग हैं इनको अलग अलग कैटेगरियों में बांटा गया है। जैसे कि जो आपका क वर्ग है, जब हम क ख ग घ य का उच्चारण करते हैं तो जो सबसे ज्यादा हवा का प्रेशर होता है वो हमारा कहाँ होता है? हमारा कंठ पर। बिल्कुल गले पर हमारा प्रेशर होता है, वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसे किसकी श्रेणी में रखा गया है? कंठव्य की में। उसी तरह से जब चा वाले वर्ग को प्रोनाउंस किया जाता है तो जो हमारा तालु होता है, आप सभी ने सुना हुआ है, तो हमारे तालु पर जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए चा वर्ग को किसमें रखते हैं? हम तालव्य की श्रेणी में रखते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप इसे समझकर याद करेंगे तो आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने अगर इस डायग्राम को अच्छे से समझ लिया, क्योंकि देखिए आपको पता है कि सबसे, अगर हम देखें फ्रंट पर, तो सबसे पहले हमारे क्या होते हैं? होठ होते हैं, उसके बाद हमारे दांत होते हैं, फिर तालु और दंत के बीच में एक स्थान होता है मूर्धा, फिर तालु और फिर कंठ। अगर आपको ये याद हो गई तो आपको ये वर्गों को जो कैटेगराइजेशन है अलग अलग, वो याद करना नहीं पड़ेगा। यहाँ से क वर्ग वाला, फिर च, फिर ट, फिर त और फिर आपका पा वर्ग। तो इस तरह से आपको ऑटोमेटिकली ही ये याद हो जाएंगे। जब इसी प्रकार से जब हम टा वर्ग का उच्चारण करते हैं तो जो दंत और तालु के बीच में एक स्थान होता है मूर्धन्य, वहां पर प्रेशर हमारा ज्यादा होता है, इसलिए इसे किसके कैटेगरी में रखा गया है? मूर्धन्य की कैटेगरी में। ता वाले जब वर्ग को हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे जो दांतों का यूज होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। देखिए बच्चों, आप जब इन चीजों को खुद से प्रोनाउंस करेंगे ना तो ये बहुत माइनर सी चीजें होती हैं, डिफरेंस होते हैं। लेकिन आप ध्यान से अगर देखेंगे ना, खुद से प्रोनाउंस करके भी, तो आप लोग इस डिफरेंस को फील कर पाएंगे। आप ता था दा धा ना बोल कर देखिए तो आपको खुद पता लगेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके दांतों का यूज हो रहा है। तो ये आपका किसकी श्रेणी में आ जाते हैं? दंतव्य की में। और उसी प्रकार से जब पा फा बा भा, अब आप पा फा बा भा मा में से कुछ बोल कर देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि आपके बिना होठों को टच किए आप इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते। तो ये आपका किसमें आ जाते हैं? ओष्ठ की श्रेणी में आ जाते हैं। तो क से लेकर मा तक ये 25 वर्ण, इनके 5 अलग अलग वर्ग और इन सभी वर्गों के अलग अलग नाम, और इस पूरे सेट को हम क्या जानते हैं? स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब आगे देखिए, आपका आगे है च छ जा झा। इनमें से भी जो हमारे च छ ज और झा हैं, इनको प्रोनाउंस करने में हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर या ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, इसलिए इन्हें हम स्पर्श संघर्षी के नाम से जानते हैं। ये सारा स्पर्श व्यंजन, और इनमें से भी ये 4 का सेट आपका क्या हो गया? स्पर्श संघर्षी। ठीक है, अब देखिए माँ के बाद में क्या आता है आपका? य र ल व। तो ये जो आपका य र ल और व है, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंतस्थ के नाम से जानते हैं। इसी के साथ में य र ल और व को लेकर एक और चीज आपने देखनी है, रे को लुंठित और ले को पार्श्व। ठीक है, इन दो अलग नामों से भी
जानते हैं। अब याद करने के लिए आप ऐसे लगा सकते हैं कि जिसमें ल है वो ल का नाम नहीं है और जिसमें र की मात्रा आ रही है वहां वो आपका र का नाम नहीं है। ये एक दूसरे के क्या है, एक तरह से अपोजिट है। तो य, र, ल, व पूरा सेट अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर आपका र को लुंठित और ल को पार्श्व व्यंजन भी कहा जाता है। देखिए क से और मैं तक 25 पूरे हुए, य, र, ल और व 4 ये 29। तो मेन 33 में से कितने रह गए, 4 कौन से रह गए, य, र, ल, व के बाद में क्या आता है आपका श, श, श और ह। ठीक है, तो आपका जो श, श और है इनको हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के नाम से क्यों जानते हैं, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुख से हवा आती है ना वो एक तरह से गर्म हवा होती है, ऊष्म वायु होती है, इसलिए इनको किस कैटेगरी में रखा गया है, ऊष्म व्यंजन की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। आई होप यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। क से लेकर मैं तक हमने सबसे पहले पढ़ा, जिसके अंदर 5-5 वर्णों में हर एक वर्णों के वर्ग बनाए हुए हैं। पहला जो वर्ण है आपका क वाला, उसको हम कंठव्य, दूसरा वाला आपका है जो चा वाला, उसको कंठ के बाद किससे होता है, हमारा जो उच्चारण होता है कहाँ प्रेशर होता है, तालु पर, तो उसको तालु पर प्रेशर होता है तो तालव्य की श्रेणी में। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, ट, ठ, ड, ढ, जहां कहाँ वायु प्रेशर का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, मूर्धा पर, तो मूर्धन्य या फिर मूर्धा। और उसके बाद त, थ, द, ध, न, ये कहाँ आता है आपका दंतव्य की श्रेणी में। उसके बाद आपका आता है प, फ, ब, भ, म, जो कि किसकी श्रेणी में आता है, आपका ओष्ठ की श्रेणी में आता है। मिलाकर इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनमें से भी जो च, छ, ज, झ हैं, मतलब चा वर्ग के पहले 4 वर्ण उनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसके बाद य, र, ला, वा आता है, जिनको अंतस्थ व्यंजन के नाम से हम जानते हैं। इसमें से भी र को लुंठित और ला को पार्श्व व्यंजन नाम दिया गया है। उसके बाद में हमारे आते हैं श, श, श और ह, जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो आई होप यहां तक आपका ये क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए, इसके बाद में हमारे आते हैं छ, त्र, ग। क्या आते हैं, छ, त्र, ग। जो छ, त्र और ग हैं, इनको हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों, क्योंकि जो ये जो बने हुए हैं ना वो 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि जो छ का निर्माण होता है वो क और इस वाली सा से हुआ है। ठीक है, तो 2 व्यंजन हो गए ना, इन 2 व्यंजनों से मिलकर ये बना है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि छ का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। आपको क दे दिया होगा, उसके साथ ये वाली सह दे दी होगी, ये वाली सह दे दी होगी, छ के साथ में कुछ दिया हो सकता है। ठीक है, तो किस तरह से होता है, इन दोनों वर्णों से क्या होता है, छ वर्ण का उच्चारण होता है या ये निर्माण इसका होता है। उसके बाद त्र की अगर हम बात करें तो त और र से मिलकर क्या बनता है हमारा, त्र। त और रा से ज्ञानी जिसको हम जानते हैं, उसका अगर हम देखें तो आपका जय और आपका जो ये वाली अण होती है इसके साथ में मिलकर क्या होता है, ज्ञानी का जो निर्माण है वो हुआ है। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, संयुक्त व्यंजन कहा गया है, क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। आई होप यहां तक कोई किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक मिश्रित व्यंजन है हमारा, वो कौन सा है, श्र। अब वो मिश्रित क्यों है, क्योंकि वो 2 से ना मिलकर 3 व्यंजनों से मिलकर बना होता है, जो हमारा ये वाली श्र होती है। कैसे, श प्लस में र और प्लस में आ। तो इस प्रकार श्र का जो निर्माण है वो 3 वर्णों से हुआ है, 2 इसके अंदर व्यंजन है और एक स्वर है आपका, तब श्र का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिश्रित व्यंजन कहा जाता है। तो यहां तक ये आपका एक बार व्यंजन का कंप्लीट हुआ। अब देखिए जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें कुछ शब्द एक्स्ट्रा भी हम लोग यूज करते हैं, तो उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए आपने ये 2 शब्द देखे होंगे, व और फ। अब ये व और फ वो वाले नहीं है, क्योंकि इनके नीचे क्या है, एक बिंदी आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे अपनी हिंदी भाषा की वर्णमाला से नहीं है, एक्स्ट्रा है, लेकिन इनको इनसे रिलेटेड भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इनको कहा जाता है दंतोष्ठ। किस कैटेगरी में रखा गया है, दंतोष्ठ की कैटेगरी में। ठीक है, उसी के साथ में ये वाली ड और ये वाली ढ, ठीक है, ये भी पॉइंट वाली है, अलग है उस वर्णमाला से जो हम अभी पीछे देख कर आए हैं। इन्हें रखा गया है आपका गौण या उत्क्षिप्त व्यंजन। गौण कहते हैं या फिर गौण या उत्क्षिप्त व्यंजन। इसी के साथ में आ, ये वाली, ज और आपकी ये फ।
ठीक है, यहाँ पे दंतोष्ठ के नाम से भी जानी जाती है और आपकी ग्राहित व्यंजन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसी के साथ एक आपका दंतमूल और रह जाता है या उसको वर्तस्य के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका स, ये वाली ज, र और ल, ये आपका दंतमूल या वर्तस्य के नाम से हम इसको जानते हैं। सजरल एक शब्द बनाकर भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ में एक और चीज है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए, वो है आपका जो ये व्यंजन है ना, देखिए स्वर और व्यंजन के सिर्फ इतने ही कैटेगरीज नहीं है जो मैंने यहाँ आपको करवाई, इससे भी ज्यादा है। आपको कई अलग अलग तरह पर प्रकार से इनका कैटेगराइजेशन मिल सकता है, लेकिन यहाँ हम वो पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। क्योंकि देखिए हर एक लैंग्वेज, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है, अगर आप उसमें डेप्थ में जाएंगे तो हमने उसमें पीएचडी तो करनी नहीं है, ठीक है, हमने पढ़ना है कि हमारे एग्जाम में जो आएगा वो। तो हो सकता है कि कहीं आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ें और आपको ये लगे कि ये आपको नहीं करवाया गया है, तो यहाँ आपको वो करवाया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। तो देखिए एक जो ये व्यंजन और स्वर दोनों ही है ना, इन्हें हम जो हमारी स्वर तंत्रिकाएं होती हैं उनमें कंपन के आधार पर और प्राण के आधार पर भी दो अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है, सघोष और आपका अघोष व्यंजन या स्वर। अघोष और सघोष, ये तो है आपका स्वर तंत्रिकाओं में जो कंपन उत्पन्न होता है उसके आधार पर। तो इसके अंदर जो आपके आते हैं ना, तो जो आपने वर्ण पढ़े, वर्ग पढ़े थे, जैसे का वर्ग पढ़ा, चा वर्ग पढ़ा, टा पढ़ा, ता पढ़ा, पा पढ़ा, तो इनके जो पहले और दूसरे थे, क ख च छ ट ठ त थ और पा फ, तो ये जो हैं ये आपके आएंगे किसमें, अघोष में। और इसके साथ में आपकी शय, ये वाली शय और ये वाली शय किसमें आएगी, आपकी अघोष में। अब जो रह गए पीछे वाले तीन, तो ये 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, जैसे क ख तो पहले और दूसरे नंबर पे हो गया, ग घ घ इया, तो ये जो 3 से और 4 5 नंबर पे हैं ये आपके क्या होते हैं, सघोष। और इन्हीं के साथ में आपका य र ल व और ह क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अब देखिए अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, इनमें देखिए आप यहां से इस तरह कर सकते हैं कि ये जो य र ल व है ना, वो तो आ जाते हैं यहाँ, ये समझने के लिए आपको आसान रहेगा कि जो य र ल व है को छोड़कर यहाँ आ जाएंगे, है यहीं रह जाएगा और यहाँ से श श श ह यहाँ चले जाएंगे, ठीक है, इनके साथ क्या हो जाएगा, ह। अब अगर इन वर्गों की बात करें तो इन वर्गों में से पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब क ग और आपका ए, तो किसके अंदर आएगा, अल्पप्राण के अंदर आएगा। उसी प्रकार से इन वर्गों का, और जो फोर्थ और सेकंड रह गई, ख रह गया, जैसे कि छह रह गया, तो इनके च छ ज झ चौथे नंबर पे जो हैं, जो दूसरे नंबर पे हैं और जो चौथे नंबर पे हैं अपने वर्ग में, वो आपके कहाँ आएंगे, महाप्राण के अंदर आएंगे। आई होप यहां तक आपको ये समझ आया होगा। एक बार फिर देख लीजिए अघोष और सघोष का कंसेप्ट। देखिए अघोष और आपका सघोष, साथ में नीचे हम अल्पप्राण और महाप्राण। अब देखिए जो हमारी वर्णमाला है उसमें सबसे पहले आ आता है, तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए कि हमने आ वाले शब्दों को ही दोनों को यहाँ लिख लिया है। तो इसमें आपका श श श और इसमें य र ल व और ह, तो यहाँ है को छोड़कर य र ला और वा यहाँ आ जाएंगे और ये यहाँ चले जाएंगे, श श और श, और ये है यहाँ से यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये महाप्राण, ये आपके सघोष, ये आपके अघोष और ये आपके अल्पप्राण। तो जो या रा लावा है वो सघोष हैं और अल्पप्राण है आपका सघोष है और महाप्राण है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ में अगर हम वर्गों की बात करेंगे, तो जब हमने वर्गों को पढ़ा था, जैसे कि का वर्ग, चा वर्ग, अब तक आप ये लोग समझ चुके हैं, तो इसका जो पहला और दूसरा एलिमेंट होगा वो तो आएगा अघोष के अंदर, और तीसरा, चौथा और पांचवा किसके अंदर आएगा, सघोष के। जब हम नीचे अल्पप्राण और महाप्राण की बात करेंगे तो पहला, तीसरा और पांचवा आपका अल्पप्राण में आएगा, और जो रह गए सेकंड और फोर्थ कहाँ आएंगे, आपके महाप्राण के अंदर आएंगे। इसी के साथ में जो ये तो था वर्णों के लिए, सॉरी व्यंजन का, ठीक है, क से लेकर और हा तक जो हमारे व्यंजन है उनका जो कैटेगराइजेशन है वो। स्वर की अगर हम बात करें तो स्वर एक तो सघोष होते हैं, ठीक है, एवं अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ठीक है।
सघोष होते हैं स्वर और आपके अल्पप्राण होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्वर और व्यंजन के अंदर इंपोर्टेंट है वो यही चीजें इंपोर्टेंट हैं। यहीं से लगभग आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। आप अगर कोई प्रीवियस ईयर देखेंगे कहीं से कोई क्वेश्चन उठा के जो आपका वर्ण विचार से आया हुआ होगा तो आपको ये खुद से ही अंदाजा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं यहीं से क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। एक बार अच्छे से देखिएगा। अगर समझ नहीं आ रहा हो कुछ तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को रिपीटेशन मोड पर देख लीजिएगा। आई होप आपके डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।